हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आई होप आप सब लोगों की स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होंगी और आप सब लोग बहुत हेल्दी होंगे। बेटा, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे अबाउट द माइकोटॉक्सिन्स। ये माइकोटॉक्सिन हमारा टॉपिक है माइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसका सीरीज बनाई है, शॉर्ट सीरीज बनाई है। तो उसमें हम जितने भी माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, मतलब फंजाई के द्वारा जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए गए होते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइकोटॉक्सिन्स। देखो बेटा, जो फंजाई होते हैं, ये माइको यहाँ पे क्या मतलब है, फंजाई। ये जो फंजाई होते हैं ये क्या करते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। और इनमें से कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ऐसे फंजाई द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंड माइकोटॉक्सिन्स। आगे बात समझ में? फंजाई द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, उनको माइकोटॉक्सिन्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये टॉक्सिसिटी कैसे कॉज करेंगे? देखो, जैसे कि कोई भी एक क्रॉप है, उस क्रॉप के ऊपर फंजाई ने अटैक कर दिया। अब इसने अटैक किया है तो ऑब्वियस सी बात है, इस क्रॉप के ऊपर ये क्या करेगा, अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेगा अपनी लाइफ को जीने के लिए। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करेगा। अब इस कंटेमिनेटेड क्रॉप को अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया तो उनके अंदर ये टॉक्सिन्स चले जाएंगे। उससे क्या होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा किसी के भी बॉडी में आ जाने के बाद में वो टॉक्सिसिटी कोज करेंगे। तो यही इस तरीके से ही माइकोटॉक्सिन्स काम करते हैं। ठीक है, इससे अधिकतर जो डिजीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं फूड पॉइजनिंग। क्या होती है, फूड पॉइजनिंग। इससे क्या होती है, फूड पॉइजनिंग। तो अभी तक जो बात समझाई वो अच्छे से समझ में आ गई क्या, कि माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं। माइकोटॉक्सिन्स फंजाई द्वारा प्रोड्यूस करने वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि टॉक्सिक नेचर के होते हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। ये सीरियल्स, ऑयल सीड्स, ऑयल्स, इनके थ्रू ह्यूमन के अंदर जाते हैं और ये अधिकतर फूड प्रोडक्ट्स पे होते हैं, इसीलिए इनसे फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, इनको फूड टॉक्सिन्स भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं इनको, फूड टॉक्सिन्स। ठीक है, तो आज माइकोटॉक्सिन की इस सीरीज में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज नंबर 1, दैट इज एफ्लाटॉक्सिन। क्या पढ़ेंगे, एफ्लाटॉक्सिन। ये जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं ये मेनली एस्परजिलस, फ्यूजेरियम, एर्गोट डिजीज कोज करता है, ऑल्टरनेरिया और पेनिसिलियम, ये कुछ जेनेरा हैं जिनकी स्पीसीज एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस है हमारा एस्परजिलस। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे हमारा पेनिसिलिन आता है। ठीक है, जो एस्परजिलस की कौन कौन सी स्पीसीज, एस्परजिलस में एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और एस्परजिलस पैरासिटिकस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्यों, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा लीवर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके नामकरण के ऊपर आते हैं, इस टॉक्सिन को एफ्लाटॉक्सिन क्यों कहा जाता है। देखो, अभी मैंने बताया
कि ये एस्परजिलस से होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई जो किया गया था एनिमल फीड में 1961 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1961 में, तब इसको टॉक्सिन किया गया था। और सबसे पहले जो मिला था ये एस्परजिलस फ्लेवस से मिला था, ठीक है। तो इसका नामकरण कैसे हुआ था? देखो, एफ्लाटॉक्सिन का हम नामकरण करते हैं, कैसे है? ए स्टैंड फॉर एस्परजिलस, फ्ला फॉर फ्लेवर्स एंड टॉक्सिन मीन्स टॉक्सिन, ठीक है। तो सबसे पहला जो एफ्लाटॉक्सिन मिला था दैट वाज फ्रॉम द एस्परजिलस फ्लेवर्स, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन मीन्स ए स्टैंड फॉर एस्परजिलस, फ्ला स्टैंड फॉर इसका स्पीसीज, फ्लेवर्स एंड टॉक्सिन मीन्स टॉक्सिन। तो एफ्लाटॉक्सिन नाम कैसे पड़ा इसका? एस्परजिलस जेनेरा की फ्लेवर्स स्पीसीज की वजह से, ठीक है। सबसे पहले एस्परजिलस फ्लेवर्स में ही ये टॉक्सिन देखा गया था, इसीलिए इसको एफ्लाटॉक्सिन भी कहा जाता है। इसकी दिक्कत क्या है? ये सबसे ज्यादा पोटेंट कार्सिनोजेनिक है। कैसा है? कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब ये कैंसर कॉज करता है। ये म्यूटाजेनिक है, म्यूटाजेनिक। म्यूटाजेनिक मतलब ये डीएनए में म्यूटेशन कॉज करता है, ठीक है। इसको इंटरकेलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरकेलेटिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये डीएनए के अंदर जाकर के उसके प्रॉपर फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए इसको इंटरकेलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो एफ्लोटॉक्सिन्स होते हैं ये एक्चुअली डेरिवेटिव्स होते हैं, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ, एफ्लोटॉक्सिन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फ्यूरेनोक्यूमेरिन, ठीक है। फ्यूरेनोक्यूमेरिन, ये फ्यूरेनोक्यूमेरिन के डेरिवेटिव्स होता है। कौन? एफ्लोटॉक्सिन्स, ठीक है। अब मेन जो एफ्लोटॉक्सिन्स की जो वैरायटीज हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो 8 हैं। होने को तो इससे ज्यादा है, लेकिन जो 8 हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। कौन कौन सी? B1, B2, G1, G2, M1, M2, B2A एंड B नहीं, G है, एंड G2A, और भी बहुत सारी है, ठीक है। इन फॉर्म्स में सबसे ज्यादा जो सीवियर कंडीशंस बनाई हैं वो बनाई हैं B1, B2 और G1, G2 ने, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कार्सिनोजेनिक है, सबसे ज्यादा कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। इनका जो कार्सिनोजेनिसिटी का जो ऑर्डर होता है दैट इज B1, G1, B2, G2, ये है ऑर्डर जो है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो एफ्लोटॉक्सिन्स हैं ये क्या करते हैं कि जो जीन होता है, एक जीन होता है ह्यूमन के अंदर, वो क्या करता है, उस जीन को हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या बोलते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करता है? ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है हमारा P53। ये क्या करता है? इसके एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर देता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी को ही सप्रेस कर देता है। उससे क्या होता है कि उसमें ट्यूमर बढ़ने की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि उसको सप्रेस करने वाला जीन तो इन्होंने इन एफ्लोटॉक्सिन्स ने सप्रेस कर दिया, तो उसकी वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत 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 ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो रखा है, हेपेटाइटिस बी हो रहा है, ठीक है, और उसको गलती से, वो इंसान गलती से एफ्लोटॉक्सिन से
एक्सपोज हो गया, मतलब किसी को हेपेटाइटिस बी है और उसने गलती से ऐसी कोई चीज खा ली जिसमें एस्परजिलस का इन्फेक्शन है और उसके अंदर एफ्लोटॉक्सिन एंटर कर गया, तो यहां पर मोर देन 50% चांसेस होते हैं कि उस इंडिविजुअल को हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाए। ठीक है, अगर उसकी केयर नहीं की गई तो यहां पर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसको कि HCC भी कहते हैं, वो डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये मिलते कहाँ पे हैं? ये सीरियल्स, जैसे कि हमारी मूंगफली हुई, मकई के दाने हुए, पीनट बटर में सबसे ज्यादा इसका इन्फेक्शन होता है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, उन सब के अंदर एस्परजिलस का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसके लिए सबसे बुरी, अभी जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से इसकी जो एक लिमिट होती है, मतलब कि अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो उसके अंदर अगर हम 5 माइक्रोग्राम पर केजी का एफ्लोटॉक्सिन है तो वो कंसिडरेबल है। 5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी का अगर एफ्लोटॉक्सिन है तो वो एक्सेप्टेबल था। लेकिन अभी 1 सितंबर 2023 में मैंने एक जर्नल के अंदर पेपर पढ़ा, उस जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ फूड कंपोजिशन एंड एनालिसिस। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है कि ये जो एफ्लोटॉक्सिन्स होते हैं दे शो बायोमैग्निफिकेशन। तो इस चीज को सुनने के बाद तो थोड़ा सा गड़बड़ सा दिमाग में हुआ। क्यों? क्योंकि भाई अब ये बायोमैग्निफिकेशन करेगा तो ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है कि अगर मान लो ये है कि भाई 5 माइक्रोग्राम खा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे बायो एक्यूमुलेट हो रहा है, आपके टिश्यूज में वो कलेक्ट हो रहा है कम कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये जो होता है ये बॉडी के लिए ठीक रहता है, सच कोई नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर ये बायो एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, अभी हम 5 अगर हम कंटिन्यू लेते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जा रहे हैं, उसका बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर दिखाएगा। अगर आप ये रिसर्च पेपर पढ़ना चाहते हैं तो मैं जर्नल का नाम लिख देती हूँ, ठीक है, आप उस जर्नल के अंदर ये पेपर पढ़ सकते हैं। 1 सितंबर 2023 में ही आया है एफ्लोटॉक्सिन्स के ऊपर। द नेम ऑफ जर्नल इज जर्नल ऑफ फूड कंपोजिशन एंड एनालिसिस। ये एफ्लोटॉक्सिन बायोमैग्निफिकेशन के ऊपर है। ठीक है, अब जितने भी फैमिली के अंदर छोटे बच्चे हैं, कोशिश करें कि उनको डेयरी से फ्रेश दूध ला करके ही बच्चों को दें। ठीक है, ये जो कंटेनर वाले दूध होते हैं ना, पैकेट्स होते हैं, इनके अंदर एफ्लोटॉक्सिन्स के चांसेस हो सकते हैं। और इस खुशफहमी में मत रहना कि दूध को उबाल के दे रहे हैं तो इसमें कोई टॉक्सिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एफ्लोटॉक्सिन के ऊपर हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज पर माई नॉलेज, जितना मैंने रिसर्च पेपर में पढ़ा है। ठीक है, वैसे इसकी जो परमिसेबल लिमिट है एक छोटे बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए, दैट इज 0.05 to 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी या पर ml पर लीटर मिल्क। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। अब इसका बायोमैग्निफिकेशन कैसे हो सकता है? इसका बायोमैग्निफिकेशन ये होगा जैसे कि 0.0 मतलब अगर कम अमाउंट हम हमारे लो लेवल कंज्यूमर्स पे है, ठीक है, अब इन लो लेवल कंज्यूमर्स को टॉप लेवल के कंज्यूमर्स ने फीड किया, अब ये इधर बायो एक्यूमुलेट हो रहा है, अब ऊपर जाएगा, यहां पे भी बायो एक्यूमुलेट होगा, और एक्यूमुलेट होने के बाद में क्या करेगा? ये कैंसर कोज करेगा। ये मेनली लीवर को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? लीवर। लीवर से एसोसिएटेड इससे बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक स्टेन्स प्रोड्यूस करता है वो एस्परजिलस करता है। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही था माइकोटॉक्सिन्स के बारे में, जिसमें कि हमने एफ्लोटॉक्सिन को आज पूरा कर लिया। ठीक है, आई होप एफ्लोटॉक्सिन के बारे में जितनी भी नॉलेज मैंने आपको देने की कोशिश की है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है या फिर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट। अगर आपने इस चैनल पे आज फर्स्ट टाइम विजिट किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल। अगले टर्न पे हम दूसरा माइकोटॉक्सिन पढ़ेंगे।